हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। अगर अभी भी आप किसी जॉब की तलाश में हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बढ़िया शानदार भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए और साथ में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो इस भर्ती के बारे में हम बढ़िया डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कि ये भर्ती क्या है। तो देखो, भर्ती के बारे में बात करें तो ये भर्ती जो आप लोगों के पास वो आई है दक्षिणी पूर्व मध्य जो रेलवे है, इस डिपार्टमेंट में अपनी भर्ती निकली है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कब जारी हुआ भाई, इसका नोटिफिकेशन 5/5 को जारी हो गया था। कब जारी हो गया भाई, 5/5 को जारी हुआ है, लेकिन अभी भी बच्चों के पास कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या चाहिएगा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कितनी पोस्टें हैं, है ना, ये देखो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ कि इसका जो लिंक है वो कहाँ पे मिलने वाला है, इसका जो अप्लाई कहाँ से करना है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अन्य जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में देखो, आपके पास जो पोस्ट आई है, अगर आपको ये अपने पास फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको ये वेबसाइट दी हुई है। इसके बारे में इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, चिंता मत करो। तो ये फॉर्म अपने पास, इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी रखी गई है, लास्ट डेट आप लोगों के पास 4/6/2026 रखी गई है। तो फॉर्म को बिना देरी किए हुए आपको अप्लाई करना है। कहाँ से करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसके अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं। बढ़िया पोस्ट है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो आप लोगों के पास 1400 कुछ पोस्टें हैं इसमें, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, अलग अलग अपने पोस्ट की बात करें तो क्या क्या है। देखो, सबसे पहले अपने पास सीरियल नंबर 1 पे बात करें तो वेल्डर की पोस्ट निकले भाई। इसमें आपके पास 10th क्लास प्लस ITI, इस क्षेत्र में आपके पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें आपके पास टोटल पोस्ट बता देता हूँ, ये अपने पास अनरिजर्व है, ये अपने पास EWS है, ये OBC है, ये SC है और ये ST है। तो टोटल पोस्ट आपके पास 262 हो जाती है। इसमें आपको करना है क्या है, 10th प्लस ITI का जो डिप्लोमा है ना आपके पास, उसके बेस पे आपको मिलने वाली नौकरी है। तो ऐसी नौकरी को छोड़ना नहीं है, किसी भी राज्य से हो। इसके बाद में ये PWD और ये अपने पास एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा हो जाता है। अगर अपन किसकी बात करें, टर्नर की बात करें, रेलवे डिपार्टमेंट में टर्नर की भर्ती के बारे में बात करें तो देखो, इसमें टोटल आपके पास 28 आ जाती है। अगर बात करें फीटर की तो फीटर की आपके पास 406 हो जाती है। फीटर जो पोस्ट है इसमें आपके पास क्या हो जाती है, 406 पोस्ट है। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 333 पोस्ट है। अगर अपन इसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर, हिंदी में स्टेनोग्राफर की बात करें तो 10 पोस्ट है। इसके बाद में आपके पास हेल्थ एंड क्या दिया है इंग्लिश में स्टेनोग्राफर, इसकी 11 पोस्ट है। अगर बात करें अपने पास इसमें नंबर 7 पे जो अपने पास क्रमांक है उसमें आता है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें बात करें तो 25 पोस्ट आ जाती है भाई, बढ़िया पोस्ट हैं ये। इसके बाद में बात करें तो कोपा की बात करें तो कोपा में आपके पास 81 पोस्ट है। इसके अलावा मैकेनिस्ट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाती है, 14 पोस्ट आ जाती है। मैकेनिक डीजल की बात करें तो 97 पोस्ट आ जाती है। बम्पर ऑफर है ये आप लोगों के लिए, मान के चलो। मैकेनिक रेफरेंस एंड AC की बात करें तो ये आपके पास आ जाती है 26। इसके बाद में ब्लैक स्मिथ जो लोहार है इसके बारे में आ जाती है 2, और अपने पास हैमरमैन 1 है भाई। इसके बाद में बात करें मेसन तो मेसन 2 है। इसके बाद में बात करें तो पाइपलाइन फिटर की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। अगर इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आ जाती है भाई, इसके बाद में आ जाती है आप लोगों के पास कारपेंटर की बात करें तो ये आ जाती है 6। इसके बाद में पेंटर की 6, और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो अपने पास 47 पोस्ट हो जाती है। तो टोटल आपके पास पोस्ट हो गई 1363 पोस्ट, तो ये हो गई, जिसमें आपके पास मैंने पोस्ट वाइज बता दिया कि ये होने वाली है। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आती है वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, यानी इस डिपार्टमेंट में वो ऊपर वाली किस में थी भाई, आपके पास ऊपर वाली थी अपने क्या, हाँ ये देखो अपने ये DRM ऑफिस रायपुर में थी, डिवीजन था, ये DRM ऑफिस है। इसके अलावा बात करें नीचे तो ये आपके पास आ जाती है वैगन रिपेयर शॉप जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आ जाती है। इसमें अलग पोस्ट है आपके पास। इसमें दें तो फीटर की इसमें कितनी है, 110 पोस्ट है भाई, जिसमें अनरिजर्व इतनी है, EWS है, OBC है, SC और ST है।
तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया मायने रखने वाली है। वेल्डर की बात करें तो ये भी आपके लिए 110 पोस्ट होती है, तो बढ़िया शानदार ऑफर है। इसके बाद में बात करें मैकेनिस्ट, तो मैकेनिस्ट 18 हो जाती है, टर्नर की बात करें तो 15 हो जाती है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 18, कोपा 8, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश 1, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1-1 है भाई। तो टोटल 281 पोस्ट ये हो जाती है। तो पोस्ट आपके पास टोटल कितनी हो गई, 1363, और 281 आपके पास टोटल पोस्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें तो इसमें देखो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या दिया हुआ है, ये पूरा आपको समझना जरूरी है कि क्या क्वालिफिकेशन है। आप ऐसे नहीं कि अपने पैसे लगा दो और अप्लाई कर दो, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। तो देखो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसमें आपके पास क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ द एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। अब सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि मेरिट बेस आपके पास एग्जाम है, क्या है भाई, ये मेरिट बेस एग्जाम है, मेरिट बेस भर्ती है। तो इसमें आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि 10th क्लास में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है, जैसे अपने पास ये रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए है, तो अपन जैसे राजस्थान में है, तो इक्विवेलेंट का मतलब आपके पास 10वीं या 10वीं के समानार्थक जो अपने पास क्वालिफिकेशन मानी जाती है उसमें आपके पास 50% नंबर होना जरूरी है। दूसरा क्या है, ये बाध्यता है भाई, ये होना जरूरी है, मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट में जो ITI का डिप्लोमा होता है वो होना जरूरी है। ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आप लोगों ने कर रखा भाई, तो ये अपने पास कहने का मतलब है जिसके अपने पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन, जो अपने पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है उससे आपके पास डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। ये ध्यान में रखने वाली बात है, अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ 5/5/2026 को, तो उससे पहले आपके पास ये डिग्री होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए क्या हो, योग्य हो, अन्यथा योग्य नहीं हो। Next, the candidate appearing in the qualifying examination and the candidates whose results of qualifying examination weighted are not eligible। तो आप कहोगे सर हमारा तो रिजल्ट आने वाला है तो नॉट एलिजिबल हो, आपको आगे अपने पास क्या है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, आगे की भर्ती का इंतजार करना चाहिए, अपने पैसे नहीं डुबोने हैं। अच्छा, एज की बात कर लेते हैं। देखो एज लिमिट बड़े क्राइटेरिया में आता है भाई, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो एज लिमिट की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, यानी कहने का मतलब 15 साल का तो कम से कम होना चाहिए, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ द एज एज ऑन 25 अपने पास 5 मई 2026 को क्या नहीं करना चाहिए भाई, एंड हैव कंप्लीटेड यानी अपने 5/5/24 तक, 24 साल 26 तक भाई, हाँ 26 तक आपके पास ये एज है वो 24 का होना चाहिए। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स ऑफ द OBC एंड 10 ईयर्स ऑफ द फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PWD के लिए है। तो ये 10 साल की छूट उन कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, या बाकी सभी ध्यान से देख लेना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो इसमें आपके पास क्या जाता है, कम्युनिटी की बात करें तो ये देख लो आपके पास कि अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास क्या है, कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव, है ना, ध्यान से समझ लेना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अनारक्षित कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका जन्म है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। इसके बाद में बात करें अगर आप SC कैंडिडेट हो तो 97 से 2011 के बीच में आपका जन्म होना जरूरी है। ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर रहे हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना, अन्यथा नहीं करना भाई। ST के हो तो 97 से ये 11 तक है, तो ये ध्यान में रखना है। SC और ST दोनों यहाँ पे अपने पास जो जन्म लिए हैं जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें OBC की तो OBC 99 to 2011 आ जाता है, और इसकी बात करें PWBD और एक्स सर्विसमैन तो 92 से 2011 तक, यानी कहने का मतलब है अंतिम आपका यही है, अगर आप इस डेट के पहले जन्मे हो, इस डेट से पहले जन्मे हो, और अपने पास ये तो मिनिमम हो जाती है, जो अपने पास पता ही है कि 15 साल मिनिमम है, तो अगर आप इस डेट से पहले जन्मे हो तो मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले है, तो सरकार निर्धारित कर देती है भाई, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
बाकी इसमें आपके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो आपके पास है ये छूट वाला जो मैटर है वो कैसे लागू होगा, इसमें बात करें तो क्या है, रिलैक्सेशन इन एज इज सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ द रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। यानी अपने पास आपको छूट तभी मिलेगी जब आप रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो अप्लाई करोगे तो। द कैंडिडेट हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST मस्ट प्रोड्यूस हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर सैंपल एनेक्सर बी एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कहने का मतलब है अगर कोई कैंडिडेट SC/ST से आता है तो उसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सा, सेंट्रल वाला, यानी जो अपने पास भारत के स्तर पे बनता है ना, अंग्रेजी वाला। सीधी सी बात बताऊं तो अंग्रेजी में जो होता है ना सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो चाहिएगा भाई आप लोगों को पक्का। तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट लेकर, तभी आप अपने पास एज में छूट ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आगे चलिए। सिमिलरली कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी का अगर कैंडिडेट छूट ले रहा है तो वो भी अपने पास यही सर्टिफिकेट देगा भाई। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर सैंपल एनेक्सर सी। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपके पास ये क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब नॉन क्रीमिलियर क्या होता है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप सभी जानते हो ना, इसके बारे में बाद में बात बता देंगे। द डॉक्यूमेंट ऑफ द वेरिफिकेशन, यानी ओबीसी के लिए भी वही नियम है जो SC/ST के लिए है। ओबीसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द नोटिफिकेशन। एक सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन के क्लोजर कब होता है, फॉर्म अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि होती है वो क्लोजर डेट होती है, तो उससे पुराना होना चाहिए। उससे क्या है, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। उससे आप 1-1.5 साल पहले का लेके जाओगे तो वो मान्य नहीं करेंगे भाई। इसके बाद में आगे क्या दिया है, PWBD सर्टिफिकेट सैंपल इज अटेस्टेड एज एनेक्सर जी। एनेक्सर जी में आपके पास क्या है, क्या कौन सा भाई, PWBD का सर्टिफिकेट एनेक्सर जी में जो है नीचे जो सूची है उसकी बात बता रहा हूँ। EWS सर्टिफिकेट एज पर सैंपल एनेक्सर ई मस्ट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। यानी सभी के लिए ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ले जाना जरूरी है। तो कहने का मतलब अगर आपको छूट चाहिए तो ये कागज तैयार कर लेना भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड। ये स्टिपेंड, ये ट्रेनिंग होगी आप लोगों की जब आपका इंटरव्यू अपने पास सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में की बात है। देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है, शिष्य, यानी नौसिखिया जिसको अपन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, नौसिखिया। आप लिखेंगे कैसे भाई, जो काम सीखने वाला होता है ना वो नौसिखिया होता है। स्टूडेंट लाइफ जिसको कहते हैं, ट्रेनर जिसको कहते हैं, ट्रेनी जिसको अपन कहते हैं। दे विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर द ईच ट्रेड मतलब ईच जो कैटेगरी आपकी जो मैंने ऊपर बताई है। They will be paid stipend during their training as per the rules of the railway board। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टिपेंड का मतलब होता है खर्चा जो अपने पास वहाँ पे कुछ खर्चा होगा वो खाने पीने का वो वहाँ पे सरकार देगी, तनख्वाह नहीं देगी। केवल वहाँ पे आपके पास केवल रहने से वहाँ पे रहने का, वहाँ पे खाने पीने का वो खर्चा आपको सरकार देगी अपने किसके अनुसार, रेलवे नियमों के अनुसार। Their training will be terminated after the completion of their apprenticeship। ये आपके पास क्या है कि ये जो भर्ती है, ये इस जो अपने पास ट्रेनिंग सेंटर है ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग सेंटर वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये जो देयर ट्रेनिंग विल बी टर्मिनेटेड, ये कहने का मतलब है जैसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आपका वो ट्रेनिंग जो नाम है ना वो हट जाएगा, सीधी सी बात यही है। इसके बाद में क्या बात करें, क्राइटेरिया फॉर द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन। अब ये ध्यान में, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है जिसमें आपको समझना है आपका सिलेक्शन कैसे होगा भाई, आपका सिलेक्शन कैसे होना है। तो बात करें तो द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट इन द सिलेक्शन। ये नीचे जो मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ ये आपके पास होना जरूरी है। इसके आधार पे जो मैं बताऊँ तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द बोथ
मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग में क्या है इक्वल वेट नहीं एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज एज टू बोथ रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल 201/2017 इन 2017 में जो 201 नंबर का रूल था उसके अनुसार है। यानी कहने का मतलब है सीधी सी आसान भाषा में बताऊं तो आपके पास जैसे ये हो गया तो दोनों के जो मार्क्स है उनके आपके पास क्या निकाले जाएंगे, औसत निकाले जाएंगे, यानी एवरेज निकाला जाएगा। भाई क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज के आधार पे जो कट ऑफ रखेंगे, यानी जो अपने पास ऊपर वाले जो बच्चे रहेंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उस हिसाब से आपको क्या है अपने पास से सिलेक्शन होगा। यानी मेरिट बेस से आपके पास आसान भाषा में बताऊं तो ये मेरिट बेस एग्ज़ाम है, मेरिट बेस एग्ज़ाम। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास अगर अच्छे नंबर आ रखे हैं 10th क्लास में आपके पास 80+ मार्क्स आ रखे हैं, 80+ मार्क्स आ रखे हैं तो ITI में भी आपके पास 80+ मार्क्स होंगे तो गारंटेड है आपका सिलेक्शन होना है। तो अप्लाई ज़रूर करनी है क्योंकि हम ये देखते हैं अरे पोस्ट कम है तो नहीं करेंगे, कोई पोस्ट बहुत है, ये पोस्ट बहुत है भैया आप लोगों के पास। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशंस यानी आपकी जो मेडिकल जांच है वो अपने पास वहाँ रूल के अनुसार हो जाएगी, क्या क्या होना है। तो ये आपके पास मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप मेडिकली सभी फिट है भाई, हम चिंता मत करो, हम सारे फिट हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, ये एक जानने वाली बात है। मान के चलिए आप 15 साल के हैं, आप 15 साल के हैं और आपने अप्लाई किया, आपने क्या कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप तो आ गए अंडर एज आ गए। तो इसका मतलब है आपके घर वालों से, आपके माता पिता से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुबंध होगा। क्या है इसमें देखो, द सिलेक्टेड कैंडिडेट और इफ ही इज माइनर, यानी कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गया जो मैंने अभी बताया और वो क्या है माइनर है, यानी 18 साल से छोटा है, 18 साल से क्या है छोटा है, तो हिज गार्डियन उसका संरक्षक, संरक्षक का मतलब होता है माता पिता में से कोई एक, है ना। हैज बीन, ये हैज बीन होना चाहिए यहाँ पे, हैज बी है, हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन। ये टेंस वाला जो नियम है ये मैं बाद में समझाऊंगा, चिंता मत करो। इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर, यानी कहने का मतलब है जो जिस डिपार्टमेंट में वो जाएगा, जहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होता है, नियोक्ता होता है, नियुक्ति देने वाला, उसके साथ एक अनुबंध करना पड़ेगा, उनको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ मेरा बेटा माइनर है, मेरा बेटा अंडर एज है, तो मैं सहमति देता हूँ कि आप मेरे बच्चे को ट्रेनिंग दे देवें। ये आपको अनुबंध देना पड़ेगा। ये बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं और बता दूंगा, चिंता मत करो। इसके बाद क्या, ऑफर ऑफ द एंड्स ऑफ द एंगेजमेंट, यानी कहने का मतलब आपके पास ऑफर क्या है। तो देखो, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। एक और ध्यान में रखना, ट्रेनिंग के बाद में जरूरी नहीं है कि नियोक्ता आपको अपने पास कोई जॉब ऑफर कर दे। नॉट शैल इट बी ऑब्लिगेटरी फॉर द अप्रेंटिसेस टू एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट, और यह भी जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कर ली, आपकी मर्जी हुई तो आप जा सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बीच में भी आ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो आ जाओ वापस, कौन रोक रहा है आप लोगों को। इसके बाद में पर नौकरी की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है, जॉब हमें बहुत आवश्यक है। जॉब के बिना आज हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जीने का एक साधन है। यानी जो गवर्नमेंट अपने पास गवर्नमेंट जॉब होती है, ये मान के चलो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके पास इसमें गारंटी है कि आपको भोजन मिल सकता है, इसमें गारंटी है आपको मेडिकल मिलेगा, इसमें गारंटी है कि आप शाम को आएंगे तो आपको कोई घबराहट नहीं रहेगी कि मेरे पास रोज़गार है कि नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम की। इफ़ ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपके पास ये मान के चलो एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं जॉब दे देता हूँ और आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी है, तो आप फ्री एंड हो आप। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देमसेल्व्स फेमिलराइज्ड विथ द रूल्स एंड द रेगुलेशन अंडर द अप्रेंटिस ऑफ एक्ट 1916। आप जो रूल है वो मैंने समझा दिया भाई, इसके तहत जो रूल है उनके बारे में जानकारी रखिए। ये कह रहा है भाई जानकारी ले लें। अच्छा, एक्स सर्विसमैन आप में से कोई नहीं है तो एक्स सर्विसमैन को छोड़ देते हैं, एक बार ये छोड़ देते हैं। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि इस नोटिफिकेशन को मेरा वीडियो देखते ही अप्लाई कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का और लिंक डायरेक्ट अप्लाई करने का दोनों मिलने वाले हैं।
क्या हो जाएगा, देखो द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द ऑल रेस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 5 मई 2006 एंड अप टू 4 जून 2026, यानी 5 मई से 4 जून 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। ये क्या है, रात को 12 बजे से पहले पहले। नो फिजिकली कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप, यानी आपके पास कहने का मतलब है आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, जो प्रिंट निकालेंगे वो भेजने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या, जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी द कैंडिडेट। अब ये सामान्य दिशा निर्देश है, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं समझा देता हूँ, नहीं बाकी इसको कंप्लीट करते हैं भाई। हाँ, क्या दिया हुआ कैंडिडेट, ये आपके पास भाई जो सामान्य दिशा निर्देशों की बात कर लेते हैं तो क्या है, हाँ, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय ओनली ऑन द वेबसाइट एड्रेस है, ये इस एड्रेस पे आपके पास क्या है अप्लाई करना है। तो इसका लिंक डायरेक्ट मैं बता दूंगा, आपको उस पर टिक कर लेना। इफ कैंडिडेट ये कम्युनिटी से SC ST OBC है तो ही शुड अपलोड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ये कैंडिडेट अप्लाई करा तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा। इसके बाद में क्या है, कैनवसिंग इन द एनी फॉर्म सेल डिस्क्वालिफाइड द कैंडिडेट्स। अगर आप लोग कुछ भी गलती करते हो, कैनवसिंग का मतलब होता है कुछ छुपाना, कैनवस का मतलब छुपा देना, तो अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नो ट्रेवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस सेल बी पेड टू द कैंडिडेट। आपको वहाँ पे जाने का कोई किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा भाई। इसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड सॉफ्ट स्कैन्ड कॉपी ऑफ द प्रेजेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड द स्कैन्ड सिग्नेचर अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिटेनिंग टू द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। आपको अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर जो स्कैन किए हुए हैं वो अपलोड करने हैं, इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अपलोड करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या, कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड इफ द सीज फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल ऑफ फॉर वेरिफिकेशन और डिस्क्रिपेंसी नोटिस। यानी कहने का मतलब आपका फॉर्म रिप्लाई किया डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कुछ गलत तथ्य पेश किए हैं। तो बस इतनी सी बात है, तो ज़्यादा टफ ये तो आप नहीं अप्लाई, आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गलत तथ्य नहीं पेश करने भाई वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है इफ इट इज noticed by the railway administration that the applicant has furnished wrong fake certificate false certificate, ये तो आप गलत सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना, सीधी सी बात है। The railway administration does not undertake any responsibility for the sending reply to the candidate either selected or otherwise। यानी कहने का मतलब है आपके पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए आपको व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलेगी। इसके बाद नो करस्पॉन्डेंस इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड शैल बी इंटरटेन्ड और रिप्लाइड बाय द ऑफिस टू एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब है आपके लिए जरूरी नहीं है नो करस्पॉन्डेंस, कोई पत्राचार नहीं होगा आप लोगों से, यानी पत्रों से जानकारी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ आई जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपके पास है, हाँ, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग एरर। प्रिंटिंग एरर किसी, देखो वो प्रिंटिंग का काम होता है तो रेलवे डिपार्टमेंट इसका कोई जिम्मेदार नहीं ले रहा भाई, ये तो नहीं लेगा, ये बिल्कुल नहीं लेगा। The unfilled seats under EWS category may be filled in the terms of the SECR और /HQ clarification no, यानी जो पोस्ट खाली है उसको भी भरा जा सकता है इस नियम के तहत। पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए है। क्या है, हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन मस्ट प्रोड्यूस अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा। कंप्लीट अथॉरिटी विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी, यानी आपके पास 40% जो डिसेबिलिटी वो होना जरूरी है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपके पास सेंटर का भी चल सकता है और स्टेट का भी चल सकता है। ये क्या है, द डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस एंड द मोड ऑफ द सिलेक्शन शेल बी फाइनल। रेलवे डिपार्टमेंट का फैसला अंतिम फैसला है, यानी अपनी ची हीरो हैं, अपनी ची भगवान है वाला मैटर आ गया भाई। ये रेलवे डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि भाई अंतिम फैसला हमारा मान्य होगा। इसके बाद 11 नंबर में आपके पास हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो सारी विज्ञप्ति है वो अब बता दी है। तो अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो आपको घबराना नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर लिंक मिलने वाला है, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है वो लिंक मिलेगा, और आपको अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अपना जो फॉर्म है खुद अप्लाई कर सकते हो।
इसमें फ़ीस की वगैरह की कोई बात नहीं आई है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते समय कोई ऑप्शन आता है कि फ़ी पे करनी है, तो आपको फ़ी पे कर देनी है, घबराना नहीं है। ज़्यादा नहीं है, वैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए तो वैसे भी नहीं है, है ना? तो इसमें ऐसा ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जॉब होना ज़रूरी है। तो ये पोस्ट, ये जो भर्ती है, ये जो मैंने बताई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना है, केवल फॉर्म अप्लाई करना है और इंतज़ार करना है। यह तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है, तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा इस भर्ती के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट भर्ती के बारे में जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।